तो जिस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो है हिंदी ग्रामर। इसमें मैं आपके साथ एमसीक्यू का एक सेट विद डिटेल शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। डिटेल कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि यह शब्द तत्सम से है कि तद्भव से है, तो मैं आपको तत्सम तद्भव का पूरा परिभाषा सहित क्लियर करूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि ये शब्द रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है, तो ये तीनों की परिभाषा बताऊंगा। ये किस समास से है तो पूरा समास आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, क समूह शब्द, ख संयुक्त शब्द, ग वर्णमाला, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग वर्णमाला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी से मैंने इसकी शुरुआत की है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आते चले जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संयुक्त व्यंजन क, ख उसमें व्यंजन, घ तवर्गीय व्यंजन, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क संयुक्त व्यंजन। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन छ और त्र के बारे में देखते हैं। तो छ आधा क और मूर्धनी श ये दोनों से मिल करके क्ष का निर्माण होता है। त्र उसी तरह से आधा त प्लस पूरा र, यानी कि एक अर्ध शब्द और एक पूरा शब्द से मिल करके जिस शब्द का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर 4 है, क तद्भव, ख तत्सम, ग देशज, घ विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि पुस्तक जो है तत्सम है। दोस्तों मैं तत्सम तद्भव के बारे में अभी तुरंत बता रहा हूं, उसके पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी कि ये जो आग है वो तद्भव है। अब बात करते हैं कि तत्सम तद्भव होता क्या है। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, यानी जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है तत्सम का शब्द कहलाता है। जैसे देखिए ऑप्शन में नीचे यहाँ पर आपको लिख के मैंने कहा था कि मैं लिखित रूप में इसका आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। तो जैसे देखिए अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अंधकार, ये जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं ना, ये सभी जो हैं ये और बाकी शब्दों में भी और बाकी भी भाषाओं में भी होते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सीधे संस्कृत से ले लिए गए। तो ये ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब तद्भव की बात करते हैं। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे देख लीजिए मुख, मुख क्या है, यह संस्कृत भाषा है, लेकिन उससे में परिवर्तन हुआ है, मुंह है ना। उसके जैसे ग्राम है तो ग्राम से गांव हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, भातृ से भाई हो गया। तो ये समय और परिस्थिति के कारण परिवर्तन हुए। तो ये जो परिवर्तित नाम हैं, जो शब्द हैं, वो जब सामने आपके आएंगे तो वो तद्भव के रूप में होंगे और जो हूबहू संस्कृत से लिए जाएंगे वो तत्सम कहलाएंगे। तो यही तत्सम और तद्भव में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर भी डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। नाक कौन सा शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, क यौगिक, ख रूढ़, ग योग रूढ़, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख रूढ़ होगा। ये क्या होगा, रूढ़। नाक कौन सा शब्द है, रूढ़ है।
अब जो है कि लंबोदर कौन सा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये है कि रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि ये सभी है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ग। लंबोदर जो है वो योग रूढ़ है। मैं अभी आपके सामने क्लियर करूंगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कर्जदार कौन सा शब्द है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन, क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यौगिक, यानी कर्जदार यौगिक। तो ये 3 क्वेश्चंस आप देखें। अब इसको क्लियर करते हैं कि रूढ़ शब्द कौन है, योग रूढ़ शब्द कौन है, यौगिक शब्द कौन है, इसके बारे में जान लेंगे। तो इस तरह का किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या है, तो वैसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जरा आप इमेजिन करिए, अब आप जल जो है, जल को अगर आप खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, ज जोड़ ला। अब बताइए कि जा कोई शब्द हो सकता है, ला कोई शब्द हो सकता है, तो ये तो निरर्थक हो गया। तो ऐसे शब्द जहां पर आएंगे, जहां रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ की बात होगी, तो वहां पर ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे में आप देख रहे हैं जल है, कला है, जप है, किसी को भी आप ब्रेक करके देखें उसका अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होगा। अब चलते हैं यौगिक शब्द की ओर। तो यौगिक शब्द क्या है, तो देखिए ऐसे शब्द जो किसी सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ भी सार्थक होते हैं दोस्तों। जैसे अभी मैंने कर्जदार के रूप में आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, कर्जदार ही को मैं ले लेता हूं। देखिए कर्जदार, कर्ज जोड़ दार। अब यहाँ पर कर्ज का मतलब तो आप जानते हैं उधार, उधार और दार जो लेने वाला है, यानी कर्ज को लेने वाला, यानी दोनों जब उसका हम खंड किए तो उसका सार्थक शब्द निकल रहा है। नेक्स्ट है स्वदेश। अब स्वदेश में देखिए स्व माने अपना, देश मतलब देश, प्रांत, तो अपना जो प्रांत हो, यानी ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों जो शब्द हैं ये सार्थक शब्द हैं। तो ये हो गया यौगिक। अब बात करते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए योग रूढ़ जो है ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पर यहाँ देख लीजिए ऑप्शन है लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज आदि। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लंबोदर को देखते हैं। लंबोदर, अब लंबोदर को हम देख रहे हैं तो लंबोदर में इसको अगर खंड किए तो लंब जोड़ उदर, उदर मतलब बड़े पेट वाला। अब लंबोदर किन्हें कहा जाता है, तो लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। अब पंकज, पंकज को तोड़िए तो पंक जोड़ जा अर्थात कीचड़ में या कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल क्या है, कमल का अर्थ लिया जाता है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि किसी विशेष अर्थ का ये बोध कराते हैं। तो ये है दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने जो दिया योग, ये योग रूढ़, यौगिक और रूढ़, ये जो शब्द हैं ये कैसे कौन होते हैं। और अब जब आपके सामने इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगाने में किसी तरह की, उसको टिक आउट करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ख्याल शब्द कौन सा शब्द है, ख्याल। अब ऐसा भी आपको रहेगा, ये आधा ख भी हो सकता है ना, तो कौन सा शब्द है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए यानी क देशज, ख विदेशज, ग तद्भव, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ख्याल जो शब्द है वो विदेशज है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि देशज विदेशज क्या होता है, डिटेल में जानेंगे। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए देशज, ख विदेशज, ग तद्भव, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों, जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क जो है देशज, यानी तेंदुआ जो शब्द है वो देशज है। अब बात करते हैं कि देशज और विदेशज शब्द होते क्या हैं। तो देखिए देशज शब्द कौन है? तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, वे ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द को छोड़ करके, यानी कि जो आप मैंने आपको बताया तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं, उसको छोड़कर देश के विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द हैं दोस्तों। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये है देशज। यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। यानी उत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल में ये शब्द आ गए हैं, इसलिए इसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देसी शब्द भी कहा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है लोटा, घोटाला, जगमग, टोटी, चटपट, धड़ाम, टक्कर, ठक ठक, इस तरह के जो शब्द है ना दोस्तों, ये सब देशज शब्द है, देसी शब्द है, इसका कोई स्रोत नहीं है। तो ये देशज की पूर्ण परिभाषा आपके सामने मैंने रख दी। अब इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप डेफिनेटली है कि वो क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशज। अब विदेशज शब्द क्या होता है? तो देखिए जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। यानी कि हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो शब्द हैं वो कहाँ से हैं? विदेशी भाषा के हैं। तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। और विदेशी शब्द यानी विदेशज शब्द और विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में जिन भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यानी कि हम लोग बहुत से अपने जब हिंदी की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण मैं बताऊंगा। और इन विदेशी भाषाओं में क्या है? तो अरबी है, फारसी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, ये सभी सम्मिलित हैं। अब जैसे देखिए कुछ यहाँ पर सभी में से निकाल करके मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेकर के आया हूँ। और वो है जैसे देखिए अजीब, ये हिंदी शब्द नहीं है। अमीर, आदत, उम्र, कब्र, ज़्यादातर क्या हैं? तो ये तुर्की, फारसी हैं, अरबी शब्द हैं, उर्दू शब्द हैं। तो गरीब, जहाज, नशा, हम लोग स्टेशन बोलते हैं। अब उसका हिंदी तो हम लोग पूरा नहीं बोलते, स्टेशन बोलते हैं। स्टेशन एक इंग्लिश वर्ड है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह के विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये विदेशज शब्द कहे जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, देशज और विदेशज की पूरी जानकारी भी मिल गई होगी। दोस्तों समास पर आधारित क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके भेद और उसके भेदों की परिभाषाओं के ऊपर, उसके उदाहरण के ऊपर पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। और फिर जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी आपको बताने में बहुत सहज महसूस होगा। सबसे पहले समास की परिभाषा पर बात करते हैं। देखिए समास का जो तात्पर्य है वह है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा रूप। समास का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है छोटा रूप। तो ये परिभाषा क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। अब एक बड़ा शब्द देखते हैं रसोई के लिए घर, अब हम लोग इसको रसोई घर कहते हैं।
तो ये छोटा रूप हुआ और इसको समास कहते हैं। राजा का पुत्र न बोल करके राजपुत्र बोलते हैं, तो ये समास हुआ। समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं गंगा जल, तो गंगा जल में गंगा हो गया प्रथम पद यानी पूर्व पद, और जल जो हो गया वो उत्तर पद हो गया। 6 भेद होते हैं, एक एक कर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है अवयवी भाव। अब अवयवी भाव क्या होता है इसके बारे में पहले जान लें। तो पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद का अर्थ प्रधान होता है। साथ ही जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वो भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। हम लोग एक एक करके यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले यथामति और आमरण। यथामति मतलब मति के अनुसार, आमरण मतलब मृत्यु तक। तो यहाँ पर जो आपने देखा यथा और यहाँ आ, तो ये दोनों जो हो गया ये प्रथम पद है और ये अव्यय है। तो अब इसमें याद करते हैं कि जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है कि जैसे रातों रात, दिनों दिन, घर घर, ऐसे भी जहाँ पर जो शब्द आते हैं वो भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब तत्पुरुष समास की तरफ बढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास जो है, यहाँ पर उदाहरण राजकुमार, पॉकेटमार, विद्यालय, पराधीन। अब तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी जो अंतिम पद होता है वो जो है ना वो प्रधान होता है। पूर्व पद पहला पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए राजकुमार। अब यहाँ पर राजकुमार जो है, अब इस शब्द में राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र। अब यहाँ पर किसके बारे में, राजा, जैसे राजकुमार बीमार है। अब यहाँ पर देखिए कौन बीमार है, कुमार बीमार है, तो वो कौन है, राजा का पुत्र है। तो प्रथम पद जो है वो गौण है, वो आ रहा है द्वितीय पद कुमार। उसी तरह पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। विद्यालय, जहाँ विद्या अध्ययन किया जाता है, विद्या जोड़ आलय। उसी तरह पराधीन, ये सब जो है वो तत्पुरुष समास है। अब नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, कर्मधारय। दोस्तों, कर्मधारय समास जो होता है, इस तरह के समास में प्रधान पद उत्तर पद यानी दूसरा पद होता है और इस समास में शब्द विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसको समझने के लिए। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीला है जो अंबर यानी कि पित्त है जो अंबर, महादेव, महान है जो देव, नवयुवक, नव है जो युवक। इस तरह के उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये कर्मधारय समास है। अब द्विगु समास की ओर देखते हैं। तो इस समास में पूर्व पद जो होता है, पहले वाला पद, वो संख्यावाचक विशेषण होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में जो प्रयुक्त संख्या होता है किसी अर्थ को नहीं, किसी समूह को दर्शाती है, ये ध्यान दीजिएगा। और वह समास जो किसी समस्त पद, समाहार या समूह को बोध कराए वही द्विगु समास कहलाता है। ये इसका परिभाषा हुआ, आपको समझने के लिए बेहतर होगा। देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है पर आपको पूरी जानकारी देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, दोपहर, देखिए पहला दो, त्रिवेणी, त्रिलोक, शताब्दी, 100 साल जिसका होता है सत यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर यानी ये जो है ना ये एक ग्रुप को दर्शा रहा है। अब आगे आते हैं द्वंद्व समास की ओर। अब द्वंद्व समास क्या है? अब द्वंद्व समास पर बात करें तो वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा किसी भी पद का गौण नहीं होता, कोई भी पद गौण नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए दोनों पद प्रधान कैसे हैं, और एक चीज और ध्यान देना है कि दूसरे के विपरीत भी होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण है पाप पुण्य, राधा कृष्ण, गुण दोष, अमीर गरीब। अब बहुब्रीहि समास क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस तरह के समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है और जब दो पदों से मिलकर तीसरा पद तैयार होता है तो तीसरा पद प्रधान पद कहला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर
चतुर्भुज है। तब चतुर्भुज है चार भुजाओं वाला विष्णु। अब चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज किन्हें कहा जाता है? तो विष्णु को। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करते हैं? विष्णु। नीला है जिनका कंठ, किनका है भाई? तो ये हैं, यहाँ पर आप छूट गया है दोस्तों, यहाँ पर शिव होगा। क्या होगा? शिव। तो ये जो है ना, ये प्रधान पद बन गया। तो ये है बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप खुद से उसका आंसर दे सकेंगे। अब समास पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सीधा सा अभी आपने पढ़ा, इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि विद्यालय कौन सा समास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी, अव्ययी भाव और घ तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, विद्यालय जो है वो तत्पुरुष समास है। अब 12 की ओर बढ़ते हैं कि नवयुवक कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पर 4 ऑप्शन, यहाँ पर कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। अभी मैंने आपको बताया नवयुवक कौन होगा, उसके आधार पर कर्मधारय होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होगा, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 14, देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका सही जवाब जो है वो तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीलकंठ कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 33। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाएंगे 3। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी में मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका ऑप्शन होगा 2। इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। हिंदी में सिर्फ 2 मात्राएं होती हैं, मैंने अभी आपको बताया। प्लूत जो है संस्कृत में होता है। ह्रस्व का जो उच्चारण होता है, उच्चारण में कम समय लगता है, और जबकि दीर्घ जो मात्राएं होती हैं वो उसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। तो सीधे तौर पर कहें तो मात्राएं स्वरों का सूचक होती हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी व्यंजन में किस स्वर का प्रयोग हुआ है। तो मात्राओं के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हो गई होगी। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, क सिंधी, ख उड़िया, ग गुजराती, घ मराठी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, मराठी। मराठी जो होता है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ख, चेन्नई होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 4 ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की देश भाषा है? ध्यान दीजिएगा, भारत की देश भाषा। क पंजाबी, ख हिंदी, ग संस्कृत और घ पाली। तो इसमें जो सही है, भारत की सर्वप्रथम देश भाषा जो थी, ये लिखना चाहिए था क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब होगा वो पाली होगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, अनाधिकार, ख स्थान, ग अमृत, घ अनुकूल। मैंने कौन गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अनुकूल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, कॉमा, यहाँ देखिए ये कॉमा दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है धीरे धीरे, या हाथी है, पूर्ण विराम दिया हुआ है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा
वह रोज रोज आता है। जो ये कॉमा दिया हुआ है ये अल्प विराम कहलाता है दोस्तों। तो ये इसका जवाब का होगा। अब 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें हवा का पर्यायवाची कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, क धीरे, ख तनुज, ग बयार या घ मंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बयार। पर्यायवाची से भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने रखा है अपने इस सेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है कि इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। क कुकुर, ख मृग, ग शशि, घ है। अब इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर घ होगा।